एस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो यूरिनरी सिस्टम के कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं उनको, यानी यूरिनरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। और जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे में, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसमें जो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, किससे रिलेटेड, हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है हमारे यूरेटर्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। अब इन सारे ऑर्गन्स से रिलेटेड अगर कोई भी बच्चे में कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, यानी जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी अगर कोई डिजीज़ कंडीशन होती है बच्चे में जन्म से ही, तो उसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम के कंजेनाइटल डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं किडनी की और यूरिनरी ट्रैक्ट की, वो बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंजेनाइटल यानी जो जन्म से ही जन्मजात बच्चे में कुछ किडनी से रिलेटेड और कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं। जैसे ए, पहला क्या हमारा ए, इसमें लिखा कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू किडनी एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी इसमें हम कौन से डिफेक्ट पढ़ेंगे या कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे, वे अबनॉर्मलिटीज़ जो क्या है किडनी और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट जो हमारे किडनी से रिलेटेड है और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जो जन्म से ही बच्चे में पाई जाती हैं। पहला है इसके अंदर रीनल एजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया। रीनल एजेनेसिस क्या है, फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप और ग्रो, यानी किडनी का विकास नहीं हो पाना, ठीक है, या किडनी का बनना ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर माँ के यूट्रस में होते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन बच्चों के जो बॉडी के जो ऑर्गन बनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की जो किडनी है वो बन ही नहीं पाती है, अगर बन भी जाती है तो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है, यानी उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये भी कंडीशन क्या बच्चे में जन्म से ही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रीनल एजेनेसिस या हाइपोप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें रीनल एक्टोपिया और हॉर्स शो किडनी, शो किडनी, यानी पहला हमने पढ़ा रीनल एजेनेसिस, जिसमें क्या होती है किडनी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती है या प्रॉपर तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता जन्म से ही बच्चे में, किडनी उसकी बच्चे में जन्म से ही किडनी प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा है रीनल एक्टोपिया या हॉर्स शू किडनी, शू मतलब शो, जो क्या होता है हमारे हॉर्स शो किडनी। इसमें है अ कंजेनाइटल malformation in which the superior or inferior extremities of kidney are united by fibrous tissue to forming a horse show shape, means ये क्या होती है, कंजेनाइटल malformation होती है। इसमें जो किडनी है, ठीक है, उसका जो सुपीरियर और जो इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो सुपीरियर और इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज़ हैं हमारी किडनी की, उनकी क्या है, ये हमारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो किडनी है उसकी शेप कैसे दिखाई देती है, हमें हॉर्स शू शेप की दिखाई हमें देती है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी, क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी, इसमें लिखा अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच सिस्ट फॉर्म इन द किडनी इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग किडनी टिश्यू एंड फंक्शंस। पॉलीसिस्टिक किडनी क्या है, ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, मीन्स जन्मजात दिक्कत होती है, जिसमें क्या होता है जो किडनी होती है उसमें बहुत सारी सिस्ट प्रेजेंट होती हैं, यानी किडनी पे सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाना पॉलीसिस्टिक किडनी कहलाता है, बहुत सारी सिस्ट की, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, किडनी के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, किडनी के फंक्शंस भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनलार्ज किडनी, नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें इनलार्ज किडनी, इसमें लिखा है बायलेटरल इनलार्जमेंट ऑफ किडनी ड्यू टू सम रीनल माल फॉर्मेशन,
एग्जाम्पल विल्स ट्यूमर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड। यानी इनलार्ज किडनी का मतलब होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं जन्म जाति, उनकी जो किडनी होती है उसका साइज़ इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। ये बाईलेटरली भी इनलार्जमेंट हो सकती है, ठीक है, यूनिलेटरली भी इनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है। ये कब मिलने को देखने को मिलती है, जब रीनल जो होती है यानी जो किडनी है उसमें किसी भी तरीके की मालफॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल अगर क्या है, विल्स ट्यूमर है बच्चे की किडनी में, तो उसकी किडनी क्या दिखेगी, इनलार्ज दिखेगी। और ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। ये जो ट्यूमर होता है ये मोस्ट कॉमन बच्चों में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें पहला हमने कंजेनाइटल डिफेक्ट पढ़ लिया, किससे रिलेटेड पढ़ा था हमने, किडनी से, और जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे। सेकंड है हमारा कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। हमने क्या देखा, हमने पहला देखा था कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू किडनी एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी से रिलेटेड और जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जो कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी जन्मजात दिक्कतें पाई जाती हैं बच्चे में यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, वो पढ़ी हमने। पहला रीनल एजेनेसिस, जिसमें क्या था, किडनी की फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। दूसरा रीनल एक्टोपिया, इसमें क्या हो रहा था, ये भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है। इसमें जो सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज़ हैं किडनी की, उनमें क्या हो रही थी, माल फॉर्मेशन, ठीक है, या उनकी अबनॉर्मलिटी। थर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी जो बच्चा है उसकी किडनी पे बायलेटरली क्या हो जाएंगी, बहुत सारी जो सिस्ट हैं, ठीक है, जो गांठें हैं वो बन जाएंगी, जिनकी वजह से किडनी के जो फंक्शंस हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनलार्ज किडनी, किडनी का साइज़ क्या हो जाएगा, इनलार्ज मीन्स उसमें इनलार्जमेंट हो जाएगी। किस वजह से होती है, जो विल्स ट्यूमर होता है उसकी वजह से, जो बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सेकंड हमारा बी है, इसमें है कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। जो कंजेनाइटल डिफेक्ट हैं, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, यूरेथ्रा से रिलेटेड और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है इसमें एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर मीन्स ये किसकी प्रॉब्लम है, हमारी जो बच्चा पैदा होगा जन्म से ही, तो ये कौन से ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, ये होगी बच्चे में यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम। इसमें है एक्स्ट्रोफी मीन्स कंजेनाइटल टर्निंग इनसाइड आउट ऑफ एन ऑर्गन। यानी एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में क्या होगा, ये कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होती है। इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर की साइड को, ठीक है। वैसे तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा इनर साइड, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर साइड। यानी जो किडनी है, किडनी से जो यूरेटर निकलते हैं वो दोनों यूरेटर कहाँ खुलते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारा जो हमारी कौन सी कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या हो जाती है, उसकी एक्स्ट्रोफी हो जाती है। मीन्स जब बच्चा पैदा होगा तो जन्म से ही अगर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो बाहर की साइड को हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है, इट इज़ द एक्सट्रूजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू अ डिफेक्ट इन द लोअर अब्डोमिनल वॉल। यानी इसमें क्या होगा, जो लोअर अब्डोमिनल वॉल है, यानी जो अब्डोमिनल वॉल है जो पेट की, ठीक है, जो हमारे जो पूरा पेट तो हमारा सिर्फ स्टमक होता है, अब्डोमिनल वॉल यानी जो हमारा बाहर की साइड से पूरी जो हमारी अब्डोमिनल वॉल है उसका जो लोअर पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, जो वहाँ से क्या दिखता है हमें, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर की साइड को निकला हुआ हमें दिखाई देता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। ये जो दिक्कत है या अबनॉर्मलिटी है ये बच्चे में जन्मजात यानी जन्म से ही पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें साइन एंड सिम्टम्स। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। पहला क्या है, एक्सपोज्ड ब्लैडर, म्यूकोजा एंड एपिस्पेडियासिस इन मेल्स। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, रेक्टम एंड एनस। डिफेक्ट ऑफ अब्डोमिनल वॉल, अब्डोमिनल वॉल का भी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और रेक्टम और एनस का भी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी जो म्यूकोजा है वो एक्सपोज्ड देखने को मिलेगी, मीन्स हमें जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इजीली बाहर की साइड को हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है।
मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ उसके हम असेप्टिक टेक्निक मेंटेन कर सकते हैं, किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में लिखा है मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ एक्सपोज्ड ब्लेडर म्यूकोजा। क्या करना है, जो ब्लेडर म्यूकोजा है उसको, उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। जो एक्सपोज्ड यूरिनरी ब्लेडर म्यूकोजा है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। पेट्रोलियम जेली जो है, जो बाहर की साइड अगर हमें म्यूकोजा दिख रही है या जो यूरिनरी ब्लेडर की जो म्यूकोजा दिखाई देगी उसको, उस पर हमें जो पेट्रोलियम जेली है उसको अप्लाई करने से अवॉइड करना है, उसको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है इनिशियल सर्जरी। स्टार्टिंग वाली सर्जरी हम क्या, इनिशियल सर्जरी में है क्लोज अब्डोमिनल डिफेक्ट विथ 48 आवर्स ऑफ बर्थ टू फ्यू डेज। जो अब्डोमिनल डिफेक्ट है, बाहर से जो अब्डोमिनल डिफेक्ट दिख रहा था हमें, उसको हमें क्या करना, क्लोज़ करना है। बच्चे के जन्म के 48 घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर, या तो 48 घंटे के अंदर कर देना है या फिर कुछ दिन के अंदर ही हमें क्या कर देना है, इनिशियल सर्जरी में जो अब्डोमिनल डिफेक्ट है उसको क्लोज़ कर देना है। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में है रिकंस्ट्रक्ट ब्लेडर एंड जेनाइटेलिया, यानी जो जेनाइटेलिया है और जो यूरिनरी ब्लेडर उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना है, मीन्स उसकी रिपेयरमेंट करना है, उसको करेक्शन करना है, उसको ठीक करना है। नेक्स्ट इसमें है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या है, प्रोवाइड साइड लाइन पोजीशन। क्या करेंगे, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ऑपरेशन के बाद। एक्सपोज्ड ब्लेडर म्यूकोजा कवर विद स्टेराइल नॉन एधेरेंट ड्रेसिंग टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ ब्लेडर टिश्यू। और क्या करना है, जो यूरिनरी ब्लेडर जो म्यूकोजा है, ठीक है, उसको कवर कैसे करना है, इसमें लिखा है एक्सपोज्ड यूरिनरी ब्लेडर कवर विद स्टेराइल नॉन एधेरेंट ड्रेसिंग। नॉन अधेरेंट बिना चिपकने वाली जो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, जो स्टेराइल ड्रेसिंग होती है, उससे क्या करना है, यूरिनरी ब्लेडर की जो म्यूकोजा है उसको कवर करना है, ठीक है, टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ ब्लेडर टिश्यू। ब्लेडर टिश्यू क्या नहीं हो, ड्राई नहीं हो, ठीक है। एक्सपोज्ड ब्लेडर म्यूकोजा कवर विद स्टेराइल नॉन एधेरेंट ड्रेसिंग। नॉन एधेरेंट ड्रेसिंग से कवर करना है जो ब्लेडर म्यूकोजा है उसको। नेक्स्ट है इसमें हमारा हाइपोस्पेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस, या हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास। इसमें लिखा है कंजेनिटल डिफेक्ट विद अबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रल ओरिफिस इनटू पेनिस। और ये किसकी दिक्कत है, ये जो मेल बेबी होते हैं, ठीक है, जो मेल बेबी होते हैं उनकी प्रॉब्लम है ये। कुछ मेल बेबी ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जब पैदा होते हैं तो जो उनका पेनिस है, ठीक है, जो उसकी यूरेथ्रल ओरिफिस है, पेनिस की यूरेथ्रल ओरिफिस की जो ओपनिंग है, मीन्स जो यूरिन पास आउट करने की जो ओपनिंग है, वो पेनिस की टिप पे, स्टार्टिंग की जो टिप होती है वहाँ पे ना बनकर क्या होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो हाइपोस्पेडियासिस नीचे की साइड भी बनी हुई हो सकती है ओपनिंग, ठीक है, या फिर अपर साइड भी ओपनिंग बनी हुई हो सकती है। तो इसमें यही लिखा है, क्या है ये, हाइपोस्पेडियास और एपिस्पेडियास एक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओरिफिस है, पेनिस का जो यूरेथ्रल ओरिफिस है उसकी अबनॉर्मल प्लेसमेंट हो जाती है। इस पे पहला हाइपोस्पेडियास ओपनिंग बिलो द नॉर्मल लोकेशन। जो नॉर्मल लोकेशन होती है उससे बिलो, नीचे की साइड क्या होता है, ओपनिंग हमें इस कंडीशन में दिखाई देती है। इसमें लिखा है एन abnormal congenital opening of the urethral orifice upon the under surface of the penis below the glans penis। इसमें क्या है, एन abnormal congenital opening of the urethral orifice, जो urethral orifice है उसकी जो कंजेनाइटल जो वो उसकी जो ओपनिंग होगी, ठीक है, वो जन्म से ही क्या दिखती है, अबनॉर्मल दिखती है। अबनॉर्मल कैसी दिखेगी, जो अंडर सरफेस होती है पेनिस की, ठीक है, वहाँ पे क्या दिखती है, यूरेथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग दिखाई देती है, मीन्स जो पेनिस है उसके नीचे की साइड को। नेक्स्ट इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग इनटू द वेजाइना इनटू फीमेल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसे तो मेल्स में देखने मिलती है ये दिक्कत, लेकिन कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में किस तरीके की प्रॉब्लम देखने मिलेगी, फीमेल्स की जो वजाइना है उसमें क्या हो जाती है, कभी कभी यूरिन पास आउट करने की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है। वैसे तो हाइपोस्पेडियास और एपिस्पेडियास ज़्यादातर मेल्स में ही देखने को मिलती है, मेल्स की ही प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ पेनिस अकरिंग 1 to मेल पर 1000 लाइव पर, यानी मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनोमलीज है जो पेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, यानी जो मेल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। 1000 लाइव बर्थ यानी 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं उनमें से 1 से 2 मेल यानी 1 से 2 जो मेल बेबी होते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोस्पेडियासिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूरेथ्रल ओरिफिस है, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के टिप पे ना होकर नीचे की साइड को अंडर सरफेस में होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर या 10 नंबर में एग्ज़ाम में मिलने ही मिलना है लिखने के लिए, चाहे आप JNM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, या BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें एपिस्पेडियासिस, इसमें लिखा है ओपनिंग अबव द नॉर्मल लोकेशन, नॉर्मल लोकेशन से अबव साइड, ऊपर साइड को जो ओपनिंग होगी, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस की, उसको हम बोलते हैं एपिस्पेडियास। अ कंजेनाइटल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल ओरिफिस ऑन द डोरसम ऑफ द पेनिस, डोर्सल सरफेस जो होती है पेनिस की, ठीक है, वहाँ पे क्या दिखती है हमें? यूरेथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग दिखती है बच्चे में जन्म से ही। इट इज़ मोर कॉमन विद एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर, एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ में ये मोर कॉमन देखने को मिलती है। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अवॉइड सर्कमसीजन इन चिल्ड्रेन विद दिस डिफेक्ट, अगर किसी बच्चे को ये डिफेक्ट है, ठीक है, तो उस बच्चे में क्या करते हैं हम? सर्कमसीजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल करेक्शन बिफोर एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग बिटवीन 6 to 12 मंथ ऑफ एज, 6 से 12 मंथ की जो एज होती है, ठीक है, उससे पहले पहले ही क्या कर देना? हमें सर्जिकल करेक्शन कर देना। अब सर्जिकल करेक्शन में क्या करेंगे? वही रिकन्स्ट्रक्शन, यानी जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है उसको क्या कर देंगे हम? जैसे अगर एपिस्पेडियासिस की कंडीशन है तो जो ओपनिंग होगी अपर साइड होगी तो उसको क्लोज करके हम क्या कर देंगे? जो पेनिस की टिप है वहाँ पर ओपनिंग बना देंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे? इसमें हम मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, जो इनपुट और आउटपुट चार्ट है उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर क्लाउडीनेस एंड फाउल ऑडर इन यूरिन, यूरिन में किसी तरीके की स्मेल तो नहीं आ रही है, यूरिन में क्लाउडीनेस तो नहीं है, यूरिन धुंधला तो नहीं, धुंधला बोल सकते हैं, ठीक है, या उसमें किसी तरीके की झाग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। केयर प्रेशर ड्रेसिंग एंड यूरिनरी स्टेंट, इसकी हम केयर करेंगे। नेवर कभी भी क्या करना, हमें टब बात नहीं देनी है बच्चे को जब तक टिल स्टेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फिमोसिस, फिमोसिस में है स्टेनोसिस और narrowness of the prepucial orifice so that the foreskin or prepuce cannot be pushed back over the glans penis called phimosis। phimosis में क्या होता है? जो फोर स्किन होती है, ठीक है, जो पेनिस की जो फोर स्किन होती है वो प्रॉपर तरीके से बेक ओवर द ग्लांस पेनिस, वो पुश्ड आउट यानी पीछे की साइड को क्या नहीं हो पाती है? पुश्ड बैक ओवर द ग्लांस पेनिस, जो ग्लांस पेनिस है उसकी साइड को वो पुश्ड नहीं हो पाती, पीछे की साइड को नहीं जा पाती है। जो फोर स्किन होती है, जो पेनिस की फोर स्किन होती है वो पीछे की साइड को नहीं जा पाती है, उसी कंडीशन को हम फिमोसिस बोलते हैं। यानी ये मेल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो फोर स्किन होती है पेनिस की वो सही तरीके से पीछे की साइड को, ठीक है, पुश्ड आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिमोसिस की कंडीशन कोज हो जाती है। नेक्स्ट है द कंडीशन इज ट्रीटेड बाय सर्कमसीजन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंड ऑफ द प्रीप्यूस और फोर स्किन ऑफ द पेनिस। इसमें क्या करते हैं? सर्कमसीजन कर देते हैं, ठीक है, कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर स्किन है वो प्रॉपर तरीके से पीछे की साइड को पुश्ड बैक हो सकती है, ठीक है, हो जाती है या हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्कमसिजन। और वैसे भी एग्ज़ाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि फिमोसिस क्या होता है या फिमोसिस का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमें बताना हमेशा सर्कमसिजन, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है और एपिस्पेडियासिस क्या होता है। हाइपोस्पेडियासिस में क्या होगा,
जो नीचे की अंडर सरफेस है वहाँ पर ओपनिंग हो जाती है यूरेथ्रल ओरिफिस की, और जो एपिस्पेडियासिस होता है उसमें जो ओपनिंग होती है वो अपर सरफेस जो होती है पेनिस की वहाँ पे देखने को मिलती है। उनका सर्जिकल मैनेजमेंट में भी क्या है, हम रिपेयरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये भी क्या है, एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इसमें है फेलियर ऑफ द बन और बोथ टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम फ्रॉम इनग्वाइनल रीजन, जो इनग्वाइनल रीजन है या इनग्वाइनल कैनाल है वहाँ से जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका स्क्रोटम में डिसेंड ना हो पाना क्या कहलाता है, हमारा अनडिसेंडेड टेस्टिस कहलाता है। ठीक है, ये भी बच्चे में क्या है, जन्म से ही हमें देखने को मिलती है। या तो एक टेस्टिस नहीं जा पाएगा स्क्रोटम में, या फिर दोनों ही टेस्टिस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा डिसेंड स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 ईयर इन 80% 80% बच्चे जो होते हैं उनमें 1 साल के अंदर क्या होता है, ये अपने आप ही डिसेंड हो जाती है, नीचे की साइड अपने आप ही ये आ जाती हैं जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। यानी 80% बच्चे जो होते हैं उनकी जो टेस्टीज़ होती हैं, मेल बेबी जो होते हैं उनकी जो टेस्टीज़ होती हैं वो 1 साल के अंदर नीचे की साइड डिसेंड हो जाती हैं, स्क्रोटम में आ जाती हैं। और अगर स्क्रोटम ऐसा नहीं होता, जो स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम में अगर वो नहीं आ पाती यानी टेस्टीज़ नहीं आ पाती हैं 1 साल के बाद भी, तो वो कंडीशन कहलाती है क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म या अनडिसेंडेंट टेस्टीज़। नेक्स्ट है इसमें इंसिडेंट 3% टर्म मेल इन्फेंट एंड 30% प्री टर्म इन्फेंट, यानी जो टर्म मेल इन्फेंट होते हैं उनमें 30% चांसेस होते हैं ये कंडीशन होने के, और जो 30% प्री टर्म इन्फेंट होते हैं उनमें कौन से चांसेस होते हैं, अनडिसेंडेंट टेस्टिस होने के। लेकिन जो प्री टर्म इन्फेंट होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होता है टर्म मेल इन्फेंट के अकॉर्डिंग, यानी ये मेल की ही दिक्कत है, मेल में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम्स है कुछ, इसमें है टेस्टीज नॉट पेल्पेबल इन स्क्रोटल सेक, जो स्क्रोटल सेक है वहाँ पे टेस्टीज हमें फील नहीं होंगी, स्क्रोटल सेक क्या दिखेगा, स्क्रोटम क्या दिखेगा, हमें खाली दिखाई देगा। ठीक है, और जो टेस्टीज हैं वो 1 साल के बाद ही क्या होती हैं, जो स्क्रोटम है उसमें आती हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो स्क्रोटम में अपने आप ही वो एक डिसेंड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम इसमें, वेट फॉर एज ऑफ 6 मंथ टू स्पॉन्टेनियस डिसेंट, यानी 6 महीने तक हम इंतज़ार करते हैं कि अपने आप ही जो टेस्टीज़ हैं वो नीचे की साइड को डिसेंड हो जाएं। देन उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट बिटवीन 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ एज, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 6 मंथ से लेके 1 साल की एज तक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, द सूचरिंग ऑफ एन अनडिसेंडेड टेस्टिस टू फिक्स इन द स्क्रोटम कॉल्ड ऑर्चियोपैक्सी, ऑर्चियोपैक्सी में क्या करते हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं या टेस्टिस होती हैं, जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं, उनको स्क्रोटम में प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड कर दिया जाता है, उनकी सूचरिंग कर दी जाती है ताकि टेस्टिस क्या हो, स्क्रोटम से बाहर की साइड को नहीं जाए। नेक्स्ट है बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर सर्जरी इज़ बिटवीन 6 to 12 मंथ ऑफ एज, और इस सर्जरी का सबसे अच्छा वाला जो टाइम है, बेस्ट टाइम जो है या सुटेबल टाइम जो है वो है 6 से 12 महीने। कीप द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद जो बच्चा है उसको हमें सुपाइन पोजीशन में रखना है। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग को और इन्फेक्शन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग, अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन इवन दो द चाइल्ड हैज़ रीच्ड ऑन एज 8 विच कंट्रोल ऑफ वॉइडिंग इज़ एक्सपेक्टेड 5 years ऑफ एज, यानी अगर बच्चा 5 साल का हो जाता है, जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक बच्चा वो यूरिन को होल्ड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली सारी चीज़ों में परफेक्ट हो जाता है। लेकिन बेड वेटिंग और एन्यूरेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर जो बच्चा होगा, बच्चे का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या है, बेड पे ही यूरिन पास आउट कर देता है।
इसी को ही हम बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस बोलते हैं। एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एन्यूरेसिस क्या होता है, तो इसको हम बेड वेटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स में क्या है, प्राइमरी एन्यूरेसिस में है एन्यूरेसिस इन विच अ चाइल्ड हैज़ नेवर बीन डिपेंडेंटली कंटिन्यूड। प्राइमरी एन्यूरेसिस में क्या होता है, एन्यूरेसिस इन विच अ चाइल्ड हैज़ नेवर बी डिपेंडेंटली कंटिन्यूड। प्राइमरी एन्यूरेसिस में क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या जो नाइट होती है, नाइट में बच्चा अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये जो यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है, तो वो हमारा आता है प्राइमरी एन्यूरेसिस में। नेक्स्ट है हमारा इसके कोजेस। प्राइमरी एन्यूरेसिस के कोजेस क्या होते हैं, जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मेंटल सब नॉर्मलिटी डिलेड मैचुरेशन ऑफ सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के देर से मैच्योर होने की वजह से ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। डिक्रीज नॉक्चर्नल एडीएच एंड इनएडुकेट टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर बच्चे को सही से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो एंटीडायोटिक हार्मोन है उसका डिक्रीज एक्सक्रीशन होना, ठीक है, नाइट में, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। सेकेंडरी एन्यूरेसिस में क्या है, स्टार्ट बेड वेटिंग आफ्टर रिमेनिंग ड्राई फॉर 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ के बाद क्या है, बच्चा क्या करेगा, बेड पे ही यूरिन पास आउट करना स्टार्ट कर देगा। प्राइमरी में तो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, बच्चे का कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन सेकेंडरी में हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो, बच्चे का जो यूरिन पास आउट करने की जो क्षमता है, ठीक है, या जो यूरिनरी ब्लैडर की यूरिन को कंट्रोल करने की, यानी जो पास आउट होने से कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, वीक हो सकती है। बट प्राइमरी में जन्म से ही, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही, सेकेंडरी में कुछ कंडीशंस की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कोजेस में है इमोशनल स्ट्रेस सच एज द बर्थ ऑफ अ सिबलिंग, अ डेथ इन द फैमिली और सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। कोजेस में क्या हो सकता है, इसमें स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, अगर बच्चा किसी इमोशनल स्ट्रेस में है, या फिर माँ बाप में झगड़ा होता है, या सेपरेशन फैमिली है, तो उसकी वजह से भी बच्चे में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है डायरोनल एनरेसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द डे। दिन में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं डायरोनल एनुरेसिस। इनकॉन्टिनेंस मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर कंट्रोल नहीं होगा बच्चे का, और जो यूरिन है, यूरिन की 1 या 2 बूंदें क्या होंगी, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर की साइड को निकलती रहेंगी। नेक्स्ट है नॉक्चूर्नल एन्यूरेसिस, इसमें है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और बेड वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट। इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और बेड वेटिंग ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है नॉक्चूर्नल एन्यूरेसिस में, वो भी नाइट में। द चाइल्ड में हैव डिलेड मैचुरेशन, और ये किसकी वजह से होता है, जो बच्चा है उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो देर से क्या हो रहा है, उस मैच्योर हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे में क्या है, जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है और जो बेड वेटिंग है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसके कोजेस क्या होते हैं, इमेच्योरिटी, इनएडिक्वेट, यानी सही तरीके से बच्चे को गाइड नहीं किया, सही तरीके से बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी, उसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, बच्चे में हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस सच एज द बर्थ ऑफ सिबलिंग, अ डेथ इन द फैमिली और सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस यानी अगर बच्चा किसी स्ट्रेस में है, ठीक है, डेथ हो गई है किसी की उसकी वजह से, या फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, मम्मी पापा में डिवोर्स हो रहा, और भी बहुत सारी कंडीशंस की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अगर पेरेंट चाइल्ड यानी बच्चा है और पेरेंट्स हैं, उन सब में अच्छा सा एडजस्टमेंट नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अगर माँ क्या है बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, या मम्मी पापा अगर बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायबिटीज़ मेलाइटस।
डायबिटीज़ मेलाइटस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी क्या है हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, यूरिन पासिस इनटू क्लॉथ एंड बेड्स आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद भी क्या है बच्चा यूरिन पास आउट का कहाँ कर रहा है, बेड पे ही। ठीक है, 5 साल के बाद भी बच्चा बेड पे ही यूरिन पास आउट करने वाला है, तो उसको क्या है बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है। यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या दिखेगा, 5 साल के बाद भी एक बच्चा अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरिन आउटपुट करने का जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बेड पे ही वो क्या करता है यूरिन पास आउट कर देगा, बताएगा नहीं कि उसको यूरिन आ रहा है। तो हमें पहले तो यही देखने को मिलेगा, पहले तो सबसे पहले हमें यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी कि 5 साल की एज के बाद भी बच्चे का जो यूरिन पास करने पे जो कंट्रोल है वो नहीं है, बच्चा बेड पे ही यूरिन पास आउट कर देता है। मैनेजमेंट में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं, बच्चे का बिहेवियर चेंज करते हैं, ब्लैडर एक्सरसाइज हम करवाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। फर्स्ट है इसमें हमारा हाइड्रोसिफेलिस, the accumulation of excessive amount of cerebrospinal fluid within the ventricles of the brain due to the imbalance between the absorption and production of CSF। यानी जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना कहाँ, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। ठीक है, या फिर जो CSF हो उसका सही तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, क्या कंडीशन कहलाता है हमारा हाइड्रोसिफेलिस। यानी CSF का जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें इकट्ठा होना, किस वजह से इकट्ठा होने लगना, जो CSF है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है हमारी हाइड्रोसिफेलिस। यानी जब बच्चा पैदा होता है जन्म से ही, तो बच्चे का जो सर बड़ा दिखता है, ठीक है, सर का जो साइज़ होता है जो बड़ा दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट है इंसिडेंस, इंसिडेंस में क्या है 3 से 4 बच्चे जो होते हैं 1000 लाइव बर्थ पे 3 से 4 बच्चों को ये दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स, टाइप्स में है पहला ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस, इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस भी बोलते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफेलिस भी बोलते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला हमने, पहला वाला जो टाइप्स है इसमें लिखा ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस और इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफेलिस। ये क्या है, जो फर्स्ट टाइप है हमारा हाइड्रोसिफेलिस का उसके नेम है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलिस, इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस भी बोलते हैं, इसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफेलिस भी बोलते हैं। इसमें लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम सो CSF नॉट फ्लो विद इन द वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल टू सबआर्कनोइड स्पेस। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो CSF है वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो CSF है वो फ्लो करके कहाँ नहीं पहुँच पाता है, वेंट्रिकल से सबआर्कनोइड स्पेस में। ठीक है, सबआर्कनोइड स्पेस में नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से क्या CSF वेंट्रिकल जो होते हैं या ब्रेन जो होता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स है उसमें ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, और जब वो एक्यूमुलेट होता है तो बच्चे के सर का साइज़ बढ़ जाता है। और ये मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है बच्चों में। कोजेज़ क्या है, अगर बच्चा माँ के पेट में है तो अगर उस टाइम पर कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी क्या है हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई है, अंदर ही बच्चे के सर में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। या फिर कंजेनिटल माल फॉर्मेशन, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। कंजेनिटल माल फॉर्मेशन का मतलब ये जन्म से ही बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिले। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हेमरेज, और अपने आप ही अगर क्या है इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया है तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफेलिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन का मतलब है
एक तो इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है और एक्स्ट्रा यूटेराइन यानी बाहर के इन्वायरमेंट से अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन लग रहा है बच्चे को तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफिलिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एंड हेड इंजरी। अगर क्या है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है या फिर जो हेड इंजरी है उसकी वजह से भी हमें क्या है हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें क्रोनिक पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या होता है हाइड्रोसिफिलिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सेकंड टाइप है हमारा इसका हाइड्रोसिफिलिस का नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग और एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफिलिस। इसमें क्या होता है इम्पेयरमेंट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF फ्रॉम अर्कनोइड विलाई। जो अर्कनोइड विलाई हैं ठीक है उनके द्वारा जो CSF है उसका सही से क्या नहीं हो पाता है अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इस वाले टाइप में। इसमें लिखा है सब अर्कनोइड हेमरेज एंड मेनिंजाइटिस। इसी को ही हम सब अर्कनोइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। नहीं, सब अर्कनोइड हेमरेज एंड मेनिंजाइटिस इसकी वजह से क्या हो सकता है ये वाला टाइप देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है जो सर्वक्नोइड बिलाई हैं ठीक है वहाँ तक CSF नहीं पहुँच पाया जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स में क्या दिखता है जो एंटीरियर फॉन्टानेल है वो टेंस दिखेगा यानी उस पर प्रेशर दिखेगा ठीक है। और जो बल्जिंग दिखेगा बाहर की साइड को बल्ज आउट हमें दिखाई देगा जो हमारा एंटीरियर फॉन्टानेल है। एंड नॉन पल्सेटिंग यानी नॉन पल्सेटिंग वाला क्या होगा इसका पहला साइन होगा कि इसका डिसऑर्डर का एंटीरियर फॉन्टानेल दिखेगा हमें बाहर की साइड को ठीक है। बल्जिंग दिखेगा उसमें किसी तरीके की कोई पल्स फील नहीं होगी और ये पहला साइन होता है किसका डिसऑर्डर का पहला फर्स्ट साइन ऑफ डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या होता है मैस्विन साइन दिखाई देता है यानी जो मटके के समान अगर हमें जो बच्चे का सर देखेंगे तो वो हमें कैसे दिखेगा एक क्रैक्ड पोर्ट लाइक साउंड आता है और मटके के समान बच्चे का हमें सर दिखाई देता है। और क्रैक्ड पोर्ट लाइक यानी जो मटका होगा चटका हुआ मटका उसकी तरह साउंड हमें आता है। जो स्काल्प की वेन्स है वो ईजिली विजिबल दिखाई देती हैं डायलिटेशन की वजह से। नेक्स्ट है सूचर्स जो होते हैं बच्चे के सर के जो सूचर्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं एडमिनिस्टर द ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज CSF प्रोडक्शन। ऑस्मोटिक डायरेटिक प्रोवाइड करते हैं ठीक है ताकि जो CSF है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम हाइड्रोसिफिलिस में वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू पेरिटोनियल कैविटी ठीक है। इसमें क्या होता है जो पेरिटोनियल कैविटी इसमें जो होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल कैविटी में एक जो शंट होता है ठीक है शंट होगा वो हम लेटरल वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी तक डाल देते हैं। अब जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है वहाँ से जो CSF होता है वो धीरे धीरे ड्रेन होकर कहाँ कलेक्ट होता रहता है हमारा पेरिटोनियल कैविटी में। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट में क्या है ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। जो CSF है वो क्या होता है ड्रेन करते हैं हम CSF को इसमें लेकिन कैसे करते हैं लेटरल वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ब्रेन का वहाँ से क्या हम शंट अप्लाई करते हैं कहाँ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट तक ठीक है। जो हार्ट का राइट एट्रियम है वहाँ पे जाके जो CSF है एक्सेसिव जो CSF बन रहा है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो वहाँ पे जाके कलेक्ट होता रहता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। वेंट्रिकुलो शंट क्या होता है इसमें लिखा है ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स। जो लंग्स हैं लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है तो इसमें क्या करते हैं हम जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ठीक है एक्सेसिव CSF का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें क्या होगा जो लेटरल वेंट्रिकल है ठीक है उससे एक शंट डालते हैं हम वहाँ से शंट कहाँ तक डालते हैं प्लूरल कैविटी जो होती है लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है वहाँ तक डालते हैं ठीक है ताकि जो CSF है वो ईज़िली वहाँ पर कलेक्ट होता रहे।
नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर यूरेटरी शंट। इसमें क्या होगा, जो लेटरल वेंट्रिकल से लेके यूरेटर तक जो शंट हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं यूरेटेरिक शंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा सेरेब्रल पाल्सी, इसको हम लिटिल्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें लिखा है अ क्रोनिक नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल ओरिजिन कॉज्ड बाय डैमेज टू मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। क्रोनिक नॉन प्रोग्रेसिव, लंबे टाइम से, बिना नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल, ना तो ये प्रोग्रेसिव होती है और ना ही ये क्यूरेबल होती है। ठीक है। एक क्रोनिक नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। इसका दूसरा नाम है लिटिल डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन का मोटर एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। यानी जन्म से ही जब बच्चा पैदा होगा और अगर उसको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है तो बच्चे में क्या होता है, जो ब्रेन का मोटर एरिया होता है वो डैमेज होता है। नेक्स्ट है इट अकर्स विद एसोसिएटेड डिफेक्ट सच एस मेंटल रिटार्डेशन और एपिलेप्सी। इट अकर्स विद एसोसिएटेड डिफेक्ट सच एस मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इसकी वजह से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कोजेस, वही जेनेटिक, जन्म से ही बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोम्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है टेरिडोजेंस, यानी ऐसी कुछ मेडिसिन जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है बर्थ ट्रॉमा, जन्म के टाइम पे अगर बच्चे को क्या है ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से भी बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन की वजह से और एसिड बेस इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है, हमारा हाइड्रोसिफिलिस जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कोज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, नहीं हाइड्रोसिफिलिस नहीं, सेरिब्रल पाल्सी जो प्रॉब्लम है वो कोज हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स में है सेरिब्रल पाल्सी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इम्पेयरमेंट एंड एरिया ऑफ ब्रेन डेटा डैमेज। सेरिब्रल पाल्सी क्या है, ये 4 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है। इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, कितनी उसमें इम्पेयरमेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, जो 65% की जो सेरिब्रल पाल्सी के केसेस होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसमें इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है हमारा स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। इट हैव सम टाइप्स ऑफ स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी के भी क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, जिसको हम टेट्राप्लेजिया बोलते हैं। इसमें जो पैरालिसिस होता है वो चारों एक्सट्रीमिटीज़ का देखने को मिलता है बच्चे में। मोर कॉमन ये टर्म बेबीज़ में होता है। स्पास्टिक पेरेप्लाजिया में क्या है, पैरालिसिस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द बोथ लेग, यानी दोनों टांगों का भी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है स्पास्टिक पेरेप्लेजिया में। या फिर जो लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्पास्टिक डिप्लेजिया, एक्सेसिव स्टिफनेस यूजुअली इन ऑल लिम्स बट ग्रेटर स्टिफनेस इन लेग्स देन इन द आर्म। क्या होगा इसमें, स्पास्टिक डिप्लेजिया में क्या होता है, एक्सेसिव स्टिफनेस दिखाई देती है लिम्स में। स्टिफनेस जो लेग्स होती हैं उनमें तो ज़्यादा दिखाई देगी, जो आर्म्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी की जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो यही है। नेक्स्ट है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी ड्यू टू डैमेज टू वन साइड ऑफ कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सीएनएस। स्पास्टिक पैरालिसिस में क्या होता है, जो वन साइड होती है बॉडी की, ठीक है, उसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, जो कोर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसके डैमेज होने की वजह से। नेक्स्ट है स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। स्पास्टिक मोनोप्लेजिया में क्या है, जो वन लिम्ब होती है वो अफेक्टेड होती है इसके द्वारा। स्पास्टिक ट्रिप्लेजिया में क्या होता है, 3 लिम्स आर अफेक्टेड, इसमें 3 लिम्स क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल पाल्सी, जो 30% केसेस में देखने को
मिलती है। इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, इसको हम डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। इसमें जो पैरालिसिस देखने को मिलता है या जो पाल्सी देखने को मिलती है वो हमारी आर्म्स, लेग्स, नेक एंड ट्रंक में देखने को मिलती है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी प्रेजेंट होती है और हियरिंग डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अटैक्सिक सेरिब्रल और सेरिब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी या फिर सेरिब्रल पाल्सी जो 5% केसेस में देखने को मिलती है। इट इज़ कोज्ड बाय डैमेज ऑफ सेरिब्लम, जो सेरिब्लम है उसके डैमेज होने के बाद जो सेरिब्रल पाल्सी दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। हाइपोटोनिया एंड ट्रेमर्स आर प्रेजेंट, इसमें हाइपोटोनिया और ट्रेमर्स ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड टाइप सेरिब्रल पाल्सी। मिक्स्ड टाइप सेरिब्रल पाल्सी में कहा है सिम्टम्स ऑफ मोर देन वन फॉर्म आर प्रेजेंट। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी में जितनी भी सेरिब्रल पाल्सी के हमने टाइप्स पढ़े हैं वो इसमें मिक्स होते हैं या प्रेजेंट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहला लिखा है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिक्रिएशन। यानी सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में मोटर जो पार्ट होता है ब्रेन का वही तो क्या होता है, डैमेज होता है या इम्पेयर्ड होता है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए फ़िज़िकल थेरेपी करवाएंगे बच्चे की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे और रिक्रिएशन भी उससे करवाना चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट हम फिजियोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। 100% कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं उसको हम फिजियोथेरेपी के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें लिखा है टू प्रोमोट रिलैक्सेशन ऑफ स्पास्टिक मसल्स एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो स्पास्टिक मसल्स हैं उनको जो उनको रिलैक्स फील कराने के लिए क्या करते हैं, हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें हम मसल्स रिलैक्सेंट का भी यूज़ करते हैं। चलिए फिर हम एक बार स्टार्टिंग से इसका पूरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं, जो पीडियाट्रिक पढ़ते हैं, उनको ये कंडीशन देखने को मिलती हैं, मीन्स लिखने को मिलती हैं। और ये एग्ज़ाम में आपको हो सकता है पर्टिकुलर एक टॉपिक ही पूछ लें 10 नंबर में, या एक टॉपिक 5 नंबर में आपसे पूछ लें, क्योंकि कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं ये और इनसे 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और ज़्यादातर ये 10 नंबर में ही हमें देखने को मिलती है। फिमोसिस में क्या होता है, जो फोर स्किन होती है वो पोस्ट बैक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम सर्कमसीजन करते हैं। नेक्स्ट है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अनडिसेंडेंट टेस्टिस में क्या होता है, एक या दोनों टेस्टिस क्या होती हैं वो स्क्रोटम में नहीं जा पाती हैं, उसको हम बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। इसमें क्या है, नॉर्मली जो टेस्टिस होती हैं वो जब बच्चा 1 साल का होता है, जो मेल बेबी है जब वो 1 साल का होता है तो वो टेस्टिस अपने आप ही नीचे की साइड को चली जाती हैं, मीन्स स्क्रोटम में चली जाती है। नेक्स्ट है इंसिडेंस में 3% जो टर्म मेल बेबी होते हैं उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है, और बाकी 30% जो इन्फेंट, जो प्रीटर्म इन्फेंट होते हैं उनमें देखने को ये दिक्कत उनमें देखने को मिलती है। वरना 1 साल में ही 80% जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 1 साल के अंदर ही उनकी जो टेस्टिस होती हैं, जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम में चले जाते हैं। अगर क्या है, अगर स्क्रोटम में टेस्टिकल्स नहीं जाते हैं तो हमें क्या साइन सिम्टम दिखेंगे, जो स्क्रोटम है वो खाली दिखेगा। मैनेजमेंट क्या करते हैं, पहले तो हम 6 महीने तक वेट करेंगे कि अपने आप ही जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड हो जाएं स्क्रोटम में, और अगर नहीं होती हैं तो उसके बाद 6 महीने के बाद से 1 साल के बीच में क्या कर देंगे, हम उनका सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम इसमें सूचरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, सूचरिंग। जो हमारा टेस्टीज़ हैं या टेस्टिकल्स हैं उनको स्क्रोटम में जैसे ही वो आएंगे तो क्या कर देंगे, हम सूचरिंग कर देंगे, सील देंगे, ताकि वो फिक्स हो जाए और बाहर की साइड को नहीं जा पाए। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्चियोपेक्सी। ये क्या होता है, बेस्ट सुटेबल टाइम होता है सर्जरी का 6 से 12 महीने।
बच्चे की एज जब 6 से 12 महीने की हो जाती है तो सबसे सूटेबल टाइम होता है सूचरिंग करने का। नेक्स्ट है, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में हमें रखना है सर्जरी के बाद। किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको हमें मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है एन्यूरेसिस में क्या पढ़ा था हमने। एन्यूरेसिस क्या है, बेड वेटिंग। बच्चा क्या है, अगर इसमें बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उस पर, ठीक है। अगर जब कौन सा बच्चा, जिस बच्चे की एज क्या है 5 साल से ज़्यादा के बाद, 5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा क्या है, अगर बेड पे ही यूरिन पास आउट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेड वेटिंग। या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं बच्चे का अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाना क्या कहलाता है, बेड वेटिंग कहलाता है। जब बच्चा रात में या दिन में या किसी भी टाइम बेड पे ही यूरिन पास आउट कर देगा तो उसको हम बोलेंगे बेड वेटिंग। एनुरेसिस एग्ज़ाम में आ जाता है 1 नंबर में कि एनुरेसिस क्या होता है, और एग्ज़ाम में 5 नंबर में या 10 नंबर में पर्टिकुलर ये भी पूछ लिया जाता है कि एनुरेसिस क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स में आता है प्राइमरी टाइप्स, सेकेंडरी टाइप्स, ठीक है, डायगोनल टाइप्स, नॉक्चूर्नल टाइप आता है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्या था हमारा, इसमें हमने नेक्स्ट पढ़ा था इसमें हमारा हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस क्या होता है, सीएसएफ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, उनमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना सीएसएफ का क्या कहलाता है, हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन कहलाता है। हाई इसमें क्या होता है, सीएसएफ बनता ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन तो ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन को उनमें एक्यूमुलेट होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंस वही 3 से 4 जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है 1000 लाइव बर्थ पे। टाइप्स क्या है, पहला है इसका ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस, इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस भी बोलते हैं और इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफिलिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग एंड एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफिलिस भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या था पढ़ा था हमने इसमें, इसका पहला साइन देखा था हमने, क्या था, साइन ऑफ डिसऑर्डर क्या था, जो एंटीरियर फोंटानेल है वो बिकम टेंस दिखाई देगा, ठीक है, उस पर प्रेशर दिखाई देगा, बाहर की साइड बल्ज आउट दिखाई देगा वो, और किसी भी तरीके का कोई भी पल्सेशन महसूस नहीं होगा। तो ये क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ डिसऑर्डर होता है हमारा, जो हाइड्रोसिफिलस होता है उसका फर्स्ट साइन होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट, एसिटाजोलामाइड दे देंगे, वरना सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट यानी वेंट्रिकल से लेकर पेरिटोनियम तक हम एक शंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा इसमें, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट यानी वेंट्रिकल से लेके ब्रेन के वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम में क्या कर देंगे हम, जो शंट है उसको अप्लाई कर देंगे ताकि सीएसएफ वहाँ पे कलेक्ट होता रहे। ऐसे ही वेंट्रिकुलर प्लूरल शंट यानी वेंट्रिकल से प्लूरा में, यानी जो लंग्स हैं, लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे आकर उसको अप्लाई कर देंगे ताकि जो सीएसएफ है वहाँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहे। ऐसे ही जो है कभी कभी क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स के जो शंट निकलता है, यानी वेंट्रिकुलर जो शंट होता है उस शंट को हम वेंट्रिकल से लेके यूरेटर्स जो होते हैं वहाँ तक उसको और डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो धीरे धीरे सीएसएफ क्या होता है, कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। सीएसएफ क्या होगा, यूरेटर्स हैं उनमें धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा। नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी को हम लिटिल डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोटर एरिया होता है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे में न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम यानी उसमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकती है, एपिलेप्सी भी देखने को मिल सकती है। और ये क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी एक क्रोनिक नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो मोटर एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके टाइप्स बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। पहला स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, पैरालिसिस दिखता है चारों एक्सट्रीमिटीज़ का। स्पास्टिक पेरीप्लेजिया में लोअर पोर्शन जो होगा बॉडी का उसका पैरालिसिस दिखाई देता है, दोनों लेग्स में भी हो सकता है, एक दोनों लेग्स का, ठीक है, इसमें लिखा बोथ लेग्स।
नेक्स्ट है स्पास्टिक डिप्लेजिया। स्पास्टिक डिप्लेजिया में क्या होता है, एक्सेसिव स्टिफनेस हमें महसूस होती है। नेक्स्ट क्या है इसमें, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया में क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के वन साइडेड पैरालिसिस हो जाना क्या कहलाता है, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। इसमें जो होगी वो वन साइडेड जो लिम्ब होती है वो अफेक्टेड दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्पास्टिक ट्रिप्लेजिया। स्पास्टिक ट्रिप्लेजिया में क्या होती है, जो तीनों लिम्स होती हैं वो अफेक्टेड दिखाई देंगी हमें। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा प्राइमरल सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या दिखता है, इसको हम डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं और ट्रंक्स हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन भी दिखाई देती है। हियरिंग डिफेक्ट भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है अटैक्सिक सेरिब्रल और सेरिब्रल पाल्सी। ये क्या होता है, इसमें सेरिब्रम के डैमेज होने की वजह से अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी कोज होता है। नेक्स्ट है मिक्स टाइप में क्या है, सभी प्रकार के जितनी भी प्रकार के हमने सेरिब्रल पाल्सी पढ़े हैं उन सब के हमें इसमें साइन एंड सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा मैनेजमेंट में क्या है, वही थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिक्रिएशन करवाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करेंगे फिजियोथेरेपी के थ्रू। रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे टू प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ स्पास्टिक मसल। जो स्पास्टिक मसल्स हैं उनका जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, यानी स्पास्टिक मसल्स हैं उनको रिलैक्स महसूस कराएंगे, रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे ताकि जो पोस्चर है वो सही मेंटेन रहे। मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें दो जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, एक तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, यूरिनरी सिस्टम के जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं वो डिस्कस किए। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, हमने इसमें जो हमारे कौन से डिसऑर्डर्स हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में हमारा एक डिसऑर्डर और आता है, वो है हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या आता है हमारा इसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। तो हमने उसमें पढ़ा था स्पाइना बाइफिडा। चलिए उसका एक बार हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, या एक बार उसको हम ब्रीफली जल्दी समझ लेते हैं कि क्या होता है वो। इसमें है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या है, इट इज़ अ माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन इन विच पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेमिना। यानी इसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा स्पाइना बाइफिडा है इसमें क्या होती है, जो हमारी क्या है, हमारी स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज्ड नहीं हो पाती है। स्पाइनल कोड या स्पाइनल कोड की जो वर्टिब्रा होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज्ड नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कॉमन साइट जो होती है स्पाइना बाइफिडा की वो होती है लंबोसैक्रल रीजन। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने इसमें, टाइप्स भी इसके दो प्रकार थे, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हमने दूसरा क्या पढ़ा था, हमने इसमें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। इसमें क्या था, जो कंजेनाइटल, ये भी क्या है, एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो वर्टिब्रा होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज्ड नहीं होती हैं। और जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो होता है, ठीक है, ये ज़्यादा सीवियर टाइप का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रा होती हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होती हैं, लेकिन हम इसमें ना तो हमें किसी भी तरीके का प्रोट्रूजन दिखाई देता है, ठीक है, ना तो इसमें मेनिंजेस इन्वॉल्व दिखाई देती है, ना ही स्पाइनल कोड इन्वॉल्व दिखाई देती है। इसमें स्पाइनल कोड क्या होती है, नॉर्मल रहती है, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, ना ही मेनिंजेस एक्सपोज होती है इसमें, ना ही बाहर की साइड को मेनिंजेस या स्पाइनल कोड बाहर की साइड को निकली हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो होती है ये सीवियर टाइप होता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है, इसमें सिर्फ हमारी मेनिंजियस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ओनली मेनिंजियस, और सीएसएफ प्रोट्रूजन भी दिखाई देता है, सीएसएफ और मेनिंजियस, ठीक है। थोड़ा डिफेक्ट इन द स्कल और स्पाइनल कोलोन। इसमें क्या क्या इफेक्ट दिखेगा हमें, सीएसएफ, ठीक है, और मेनिंजियस ये इन्वॉल्व दिखाई देते हैं मेनिंजोसील में, ठीक।
लेकिन इसमें दूसरा जो टाइप है इसका माइलोमेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील, इसमें क्या दिखती है हमें, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हर्निया दिखाई देता है, मेनिंजियस का भी, ठीक है। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर हमें बाहर की साइड को निकला हुआ दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका भी प्रोट्रूजन होता है, मेनिंजियस भी प्रेजेंट होता है, सीएसएफ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो नर्व होती हैं वो भी नर्व रूट जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, और ये ज़्यादातर किसको अफेक्ट करता है, जो लंबोसेक्रल रीजन होता है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, साइन सिम्टम में वही है, लेग्स का पैरालिसिस हो सकता है, स्पाइनल डिफेक्ट दिखेगा हमें। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट में लेमिनेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसकी कंटिन्यू, ठीक है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा उसको, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, उसका जो मॉइस्चर, यानी वहाँ पे क्या करते हैं हम, मॉइस्चर बाय नॉर्मल सलाइन एंड नॉन अदरेंट ड्रेसिंग, मॉइस्चर बनाए रखते हैं नॉर्मल सलाइन से, और उस पर कोई भी चिपकने वाली पट्टी का हम यूज़ नहीं करते हैं। और जो न्यूबॉर्न होता है उसको हम प्रोन पोजीशन में रखते हैं। तो ये क्या था हमारा, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम के जो कंजेनिटल डिसऑर्डर हैं हमने उनको डिस्कस किया। देन हमारे जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, या नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हैं उनको भी हमने इसमें डिस्कस किया है। ये हमने जितने भी डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं, मेनली हमने इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किन किन डिसऑर्डर्स पे ध्यान देना है। पहला तो हमारा है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है 5 नंबर में लिखने के लिए। देन उसके बाद क्या है हमारा इसमें, हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस, ये आपका अगर प्रैक्टिकल होता है तब भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में भी 5 नंबर या 10 नंबर का आता है। और अगर आप कभी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो आगे चल के तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, आपको फिमोसिस और पैराफिमोसिस, ये 2 प्रकार होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पीडिया के लिए, ये नहीं पीडियाट्रिक के लिए ही नहीं है, ये आपका एमएसएन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएन में भी ये 10 नंबर में लिखने को आ जाता है। नेक्स्ट क्या, अनडिसेंडिंग टेस्टिस, ये भी 10 नंबर में लिखने को आ जाता है, या 5 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, एनुरेसिस, ये भी आ जाता है बिहेवियर डिसऑर्डर करके एग्ज़ाम में, ये लिखने के लिए आ जाता है 5 नंबर या 10 नंबर में। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, हाइड्रोसिफेलस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोल सकते हैं डिफेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसमें से ये आपको 10 नंबर में ही मिलता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में कितने नंबर में आता है, ये 10 नंबर में, और आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, हाइड्रोसिफेलस, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस, ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में देखने को ही मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।